अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो कॉन्वोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म की थी और देन कॉन्वोल्यूशन के जो फार्मूला में इनसाइड थी उसको हमने देखा था कि कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस एक्चुअली जो है वो कैसे होता है। आपका एक सिग्नल एक्स ऑफ के था, देन उसको आपने एच सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो एच सिग्नल है उसको आपने रिवर्सल करके उसकी शिफ्टिंग करते हुए एक्स ऑफ के में से पास करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को आपने कन्वोल्यूशन का नाम दिया था। अगर लास्ट लेक्चर से किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। आप लोगों ने मैटलैब इंस्टॉल किया हुआ है आपके सिस्टम्स के ऊपर? यस सर। अच्छा, तो मैटलैब में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा, कुछ कोड्स हैं, उसको आपने जो है एक बार रन करके अपने मैटलैब पे थोड़ा सा ग्रिप करना है कि उसमें कोडिंग कैसे करते हैं और उस पर जो है वो आपने वेव फॉर्म्स या ग्राफ्स वगैरह कैसे डिज़ाइन करने हैं। तो वो जो है मैं एट द एंड आपसे शेयर कर दूंगा। लेट्स कंटिन्यू। सर एक लेक्चर उस पर भी रखें, थोड़ी डिस्कशन कैसे कोड लिखें, क्या करें। ठीक है, हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो हम जो है वो फिर नेक्स्ट वीक करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल फॉर्म के अंदर उसकी जो इंटरफेसिंग है वो आपको मैं समझा दूंगा। थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया भी होगा, लेकिन जिनको आइडिया नहीं होगा तो उनको भी थोड़ा सा ग्रिप हो जाएगा कि बिकॉज हम 3 CLOs के अंदर एक CLO प्योर आपका मैटलैब के ऊपर है। तो अगर आपको मैटलैब में कमांड नहीं होगी तो वो CLO आप फेल कर जाओगे। तो उसके लिए ठीक है, हम कोई ट्यूटोरियल वगैरह डिज़ाइन करते हैं जिस पे हम फिर उसी लैब के अंदर या उसी लेक्चर के अंदर उसको फिर डिस्कस करेंगे और देन आपका क्वेश्चन हुआ तो वो फिर हम जो है वो एंटरटेन करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो इस नेक्स्ट प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होने वाले हैं। उनको मैंने पहले ही लिस्ट किया हुआ है, आपकी बुक के ऊपर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो मैंने इनको जो है वो खुद से ही स्लाइड के अंदर इंक्लूड किया है। तो इन रिजल्ट्स का आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए, आपके किसी मैथ के कोर्स में इन्वॉल्व होंगे कि समेशन ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो अगर उनको एक्सपेंडेड वे में देखें और देन उनको जो है आप एक पॉइंट के ऊपर या एक फार्मूला के साथ आपने जो है वो लिखना है तो उनके रिजल्ट जो हैं वो इन 4 इक्वेशंस में आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 में इफ़ k इज इक्वल्स टू 0 to n, तो आपका जो रिज़ल्ट है अल्फा रेज़ टू पावर k का, उसको आप जस्ट इस इक्वेशन के साथ जो है वो डिनोट कर सकते हो। तो इस तरह के 3-4 रिजल्ट्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं, इनको आप गो थ्रू कर लेना और ये नेक्स्ट में फिर जो है वो यूटिलाइज होने हैं। इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि ये कैसे आए हैं और क्यों आए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा था कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपने करनी है, तो आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको जो है वो गो थ्रू किया होगा एक बार। तो इसको एक बार जो है वो इकट्ठे हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स ऑफ एन सिग्नल डिफाइंड है और एच ऑफ एन सिग्नल डिफाइंड है। यस समझा सर एक मिनट लास्ट फॉर्मूला दिखाइएगा, थोड़ा सा लिखने रह गया। लिखने से बेहतर है आप इसका जो है ना वो मोबाइल पे इसकी पिक्चर ले लिया करें, जो आपको जो है वो रन टाइम के ऊपर चीज़ें चाहिए हो ना, तो बजाय इसके कि आप उसको जो है उस कॉपी के ऊपर लिखें, आप उन जो है क्विकली, या तो आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका प्रिंट स्क्रीन कर लिया, अगर आपके पास मोबाइल है तो जो लैपटॉप दोनों है तो उसका मोबाइल से कैमरा से आप जो है वो इमेज ले सकते हो। तो इस तरह के टूल्स यूज़ किया करो आप, बिकॉज स्लाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो बजाय इसके कि आप नोट्स बना रहे हो और टाइम कंज्यूम कर रहे हो उस पर, फिर आपकी लर्निंग जो है वो थोड़ी सी डिग्रेड होती है। ओके, सॉल्व लिख लिया आप लोग आपने? यस सर, स्क्रीनशॉट लेना था, ले ली। चलें, दैट्स गुड। ओके, अब हमारा जो सिग्नल x ऑफ n है और h ऑफ n है, तो सिग्नल x ऑफ n जो है वो 0 से 4 तक के स्पैन के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि सराउंडिंग में
5 से ऑनवर्ड, और इस नेगेटिव में उसकी वैल्यूज जो है वो 0 होंगी। तो अगर x ऑफ n को आपने ड्रॉ करना है तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। 0 पे वैल्यू उसकी आप 1 का इमेज शो करेगी, देन 1 के ऊपर उसका 1 आएगा, एंड देन इसी सीक्वेंस में आपने 4 तक ट्रेवल करना है, 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। और इस साइड के ऊपर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज n, और यहाँ जो सिग्नल ड्रॉ हो रहा है वो है x ऑफ n। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा एज सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स का रिस्पॉन्स क्या है, जिसने सिस्टम की आउटपुट बनानी है। तो एच ऑफ एन को हमने नाम दिया था इम्पल्स रिस्पॉन्स, कि सिस्टम के जब इम्पल्स पास की गई तो उसने आउटपुट फिर ये वाला एच दिया है हमें, इसको हमने नाम दिया था इम्पल्स का रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। इम्पल्स के रिस्पॉन्स में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो जो सिग्नल है ना वो अल्फा रेज़्ड टू पावर n है, दैट मीन्स कि वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। और एक्सपोनेंशियल सिग्नल डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से लेकर 6 तक की लिमिट के अंदर डिफाइन है, और उसकी सराउंडिंग में उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर इसको प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, 0 पे ये वैल्यू देगा जो भी वैल्यू होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू होगी n इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो 2 के ऊपर आएगी, देन 3 के ऊपर फर्दर इंक्रीमेंट होगा, देन 4, देन 5, और एट द एंड आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ 6 आ जाएगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 0 से 6 के दरमियान आपका सिग्नल जो है वो एच ऑफ एन डिफाइन हो गया है, जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एन है। अब हमने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑब्वियसली हमसे डिमांड किया जा रहा है कि इनको कन्वॉल्व करो, इनकी आउटपुट फाइंड करो। तो आउटपुट फाइंड करने के लिए हमने अब जो कुछ स्टेप्स पढ़े थे वो ये थे कि हर जगह पे n की वैल्यू को, जो n के वेरिएबल को आपने k के वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है, बिकॉज कन्वोल्यूशन में जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है वो k होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी n इन्वॉल्व था उस सारे n's को आपने k बना देना है। यहाँ n था, इसके बाद इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है, इस h के अंदर जो है वो वेरिएबल n है, और देन इस एक्सिस के ऊपर n है। तो इन सब को हम अब कहेंगे कि दिस इज बेसिकली द सिग्नल x ऑफ k with independent variable k, and this signal h of k with variable k। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने h को, h of k को इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, n माइनस के। अब इस n माइनस के के अंदर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले आपने k को करना है रिवर्स। तो इसका मतलब है जो वैल्यूज आपकी पॉजिटिव साइड्स के ऊपर हैं वो सारी की सारी वैल्यूज विद सेम एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइड्स के ऊपर आ जाएगी, और नेगेटिव साइड्स वाली वैल्यू जो हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव साइड पे जाएंगी इफ़ यू आर परफॉर्मिंग रिवर्सल। तो अब क्या होगा, इस एक्सिस को हम यहाँ से अब करते हैं रिमूव, और हम एज्यूम करते हैं ये सारा नेगेटिव साइड है। और अब ये वाली वैल्यू -1 होगी, ये वाली वैल्यू आपकी -2 होगी, -3 -4 -5 और -6। तो इस सिग्नल्स को अगर हम एक ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं तो वो कुछ ये वाले सिग्नल्स बनेंगे, x के h के, और देन इनके शिफ्टिंग करके इनको x के की फॉर्म में और h ऑफ n माइनस के की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दीज आर द सिग्नल दैट यू विल गेट इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, n को k से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आपका x ऑफ k बन जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमने h के सिग्नल को रिवर्स किया टाइम पे k से, और देन उस रिवर्सल सिग्नल को आपने n के साथ शिफ्ट कर दिया है। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यूज थी उनके साथ n आप ऐड करते जा रहे हो। -6 था, n -6 हो गया, देन n -5 होगा, n -4, n -3 2 एंड देन n -1, और एट द एंड जस्ट n बच जाएगा। तो ये 2 ग्राफ्स जो हैं वो आपके जस्ट इस फार्मूला के लिए प्रेपरेशन है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं है कैसे बने हैं, और जो है वो शिफ्टिंग रिवर्सल में कैसे परफॉर्म हो रहे हैं।
नहीं, वो बेसिक्स जो है हम लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हाउ इट कैन बी डन। अच्छा, अब ऑब्वियसली लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमने इस एच वाले ग्राफ को एक्स ऑफ के में से पास करना है, ठीक है। तो जब तक हम पहले लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आएंगे जहाँ पे नो ओवरलैपिंग हो रही होगी, देन हम उसको शिफ्ट करते जाएंगे, ओवरलैपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो हम उसको राइट साइड से एग्जिट करवा देंगे जब ओवरलैपिंग फिर नहीं हो रही होगी। तो ज़ीरो ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग करते हुए हमने फिर से ज़ीरो ओवरलैपिंग करनी है। अब अगर हम n की वैल्यू को केस नंबर 1 देखते हैं, n इज लेस देन 0। अगर आपका n लेस देन 0 है और आप अपनी ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो h है वो नेगेटिव साइड के ऊपर शिफ्टेड है और उसमें आपने रिवर्सल किया हुआ है और उसमें आपने n का ऑफसेट लिया। इफ n इज लेस देन 0, ये सिग्नल जो है वो नेगेटिव साइड पे है कि ओवरलैपिंग करेगा। x ऑफ k का सिग्नल h ऑफ n माइनस k से ओवरलैपिंग करेगा फॉर दिस कंडीशन n इज लेस देन 0। और सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज h जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव साइड के ऊपर है, तो अगर आप n की वैल्यू को भी नेगेटिव दे रहे हो तो वो और नेगेटिव साइड की तरफ पुश हो जाएगा। तो लेकिन हमारा जो x सिग्नल है वो स्टार्ट ही 0 से ले रहा है। दैट मीन्स के फॉर द फर्स्ट केस फिगर नंबर बी के अंदर जिसमें n इज लेस देन 0 के लिए यू आर ड्राइंग अ ग्राफ, ये वाला ग्राफ x के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ आपके आउटपुट नहीं आने वाली। तो ठीक है, हम अब इसको लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं। अब लेफ्ट में नेक्स्ट लिमिट्स हम लेते हैं n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 4 तक। अब इसमें देखते हैं, बिकॉज टोटल 0 से 4 तक एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या होता है। अगर हम 0 से 4 तक की वैल्यूज लेते हैं तो अब क्या आपका ग्राफ ओवरलैप करेगा? यस। लेट्स स्टार्ट विद द लोअर लिमिट। अगर n की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि यहां पे भी 0 आ जाएगा और यहां पे -6 आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 0। और अगर n की वैल्यू 4 है तो यहां 4 आ जाएगा और यहां आ जाएगा -2। तो ये लिमिट्स है हमारी। या तो हमारा ग्राफ -6 से 0 तक अप्रोच कर रहा होगा या हमारा ग्राफ -2 से लेकर 4 तक अप्रोच कर रहा होगा एक्सट्रीम लिमिट्स के अंदर। और इन दोनों ही केसेस में आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। लोअर साइड के ऊपर आपका 0 ओवरलैप कर जाएगा और हायर साइड के ऊपर आपका 0 से लेकर 4 तक सारा ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू डिसाइड करवा रही है कि आप n को क्या रखते हो। n को 1 रखते हो, n को 0 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो या 4 रखते हो। इस लिमिट के अंदर क्या वैल्यू है वो वैल्यू डिसाइड करवाती है कि कितने एलिमेंट्स ने ओवरलैप करना है। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 0 किया, जस्ट एक एलिमेंट ओवरलैप होगा, ठीक है, 0 वाला। और अगर आप n की वैल्यू को 1 कर देते हो तो एक 0 वाला ओवरलैप हो रहा होगा और एक 1 वाला ओवरलैप हो रहा होगा। और इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू करते जा रहे हो तो बेसिकली आपका n डिसाइड कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी ओवरलैपिंग। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर रखना है, माइंड में रखना है। दैट मीन्स कि हमने जो अब लिमिट्स डिफाइन करनी है, यहाँ जो लिमिट्स होंगी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक थी, लेकिन हर ही लिमिट की वैल्यू के लिए -इन्फिनिटी पुट कर लें या पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर लें, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आ रहा था बिकॉज कोई ओवरलैपिंग नहीं थी। इस केस के अंदर आपका n डिसाइड करता है कि उसने कितनी ओवरलैपिंग करनी है। तो इसका मतलब है अगर मैं n की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो टोटल 4 तक जाने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट 0 वाला इंप्लीमेंट हो रहा होगा। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो मुझे आगे 2, 3, 4 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओवरलैप ही नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो आपकी होंगी n इज इक्वल्स टू सॉरी k इज इक्वल्स टू, बिकॉज k की लिमिट्स होती हैं 0 से लेकर n तक। अब ये लिमिट्स कैसे बनी है ये आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ लिमिट्स है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक और किसी भी केस के अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। दैट मीन्स ओवरऑल आंसर इज 0। यहाँ लिमिट्स हैं
एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। एन को अगर 0 रख रहे हैं तो एक ही सिग्नल ओवरलैप करेगा, अगर एन को हम 1 रख देंगे 2 सिग्नल्स ओवरलैप करने लग जाएंगे, और अब फिर हम इसको 4 तक रख सकते हैं जहाँ पे सारे के सारे सिग्नल्स ओवरलैप करेंगे। एन की क्या वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है, तो इसलिए हमने इसको वेरिएबल का नाम दिया। के की जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर उस एन तक जाएंगी जो एन हमने शिफ्टिंग के अंदर यूज़ किया हुआ है। अगर उसको 4 यूज़ किया है तो वो 4 तक जो है वो ओवरलैप कर रहे होंगे, अगर 3 यूज़ किया है तो 3 तक ओवरलैप कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो लिमिट्स हो सकती हैं वो हमारी इस रेंज में होगी। अब ये एक और केस है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि एन की जो लिमिट हैं वो 4 से बड़े हैं और 6 तक जा सकती हैं। 4 से बड़ा कौन सा सकता है? 5 और 6, ये दो केसेस इस केस के अंदर आएंगे, लिमिटिंग केस के अंदर। अब अगर मैं n की वैल्यू को 5 पुट करता हूँ तो ये वाली लिमिट हो जाएगी 5 माइनस 6, दैट मीन्स -1, और ये वाली लिमिट हो जाएगी अप टू 5। अगर मैं n की वैल्यू को 6 पुट करता हूँ तो ये लिमिट हो जाएगी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और n इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों एक्सट्रीम केसेस के लिए कितने कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, कौन बताएगा मुझे? अगर हम n की वैल्यू को 5 रखते हैं तो कितने एलिमेंट ओवरलैप करते हैं? अगर हम n की वैल्यू को 6 रखते हैं तो कितने एलिमेंट ओवरलैप करते हैं? और अगर n 5 रखेंगे तो 0 से लेके 4 तक होंगे। और अगर मैं n की वैल्यू को 6 रखता हूं फिर भी यही सर तो फिर भी यही है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज के लिए हमें n पे डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं है। इन दोनों वैल्यूज के लिए हमें पता है कि 0 से लेकर 4 तक ही ओवरलैपिंग होनी है। तो हम फिर जो लिमिट्स रखेंगे वो हम कहेंगे कि जो लिमिट्स होंगी ना वो k इज इक्वल टू 0 से 4 तक कन्फर्म है, रिगार्डलेस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ n। वो 5 है, वो 6 है, डजेंट मैटर। टोटल 4 एलिमेंट्स ही ओवरलैप होने हैं, सॉरी 5 एलिमेंट 0 से 4 तक। उसके बाद नेक्स्ट केस है 6 से ऑनवर्ड 10 तक। अब अगेन यहां पे हमारे लिए डिपेंडेंसी होगी। अगर n की वैल्यू को हम 7 रखते हैं, जिस तरह हमने कहा था ना कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो n के ऊपर डिपेंड कर रही है कि n की वैल्यू क्या है, बिकॉज सिग्नल जो है वो राइट साइड से तरफ उसके इनसाइड जा रहा था। अब सिग्नल ने इस साइड से उससे एग्जिट करना है। ठीक है, तो हमने जो है वो सिग्नल को पास करवाया, ऑब्वियसली वो सिग्नल n साइड से जो है वो इंसर्ट होगा और n-6 साइड से उससे एग्जिट कर जाएगा। तो जब n साइड से वो इंटर हो रहा था तो उस टाइम हमने कहा था कि वो n के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राफ नंबर C के अंदर। और जब हम कहेंगे वो एग्जिट करने लगा है तो फिर उसका मतलब है कि वो एग्जिट साइड के ऊपर डिपेंड करेगा कि n-6 की वैल्यू कितनी है। तो ये वाली जो लिमिट्स होंगी वो होंगी k इज इक्वल टू n-6 से लेकर 4 तक। अब n-6 में आप जो भी वैल्यू लगाओगे उसी कॉरस्पॉन्डिंगली आपके एलिमेंट्स जो है वो ओवरलैप कर जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर हम n-6 में n की वैल्यू को 7 रखते हैं तो ये वाला ग्राफ जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। तो अगेन इस पे डिपेंडेंसी आ गई n-6 के ऊपर। अगर मैं n की वैल्यू को 2 रखता हूँ, या एक्सट्रीम लेते हैं, n की वैल्यू को हम 10 रखते हैं तो 10-6 इज 4, और 4 से ये ग्राफ जाएगा 10 तक। तो ये लिमिट्स हैं, 1 से 7 तक लोअर लिमिट है और 4 से 10 तक आपकी हायर एक्सट्रीम लिमिट है। और इन दोनों केसेस में आप चेक करो कि n-6 डिसाइड करवा रही है कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ओवरलैप किए। ठीक है, अगर हम n-6 की वैल्यू को 1 कंटिन्यू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 ये सारे एलिमेंट्स ओवरलैप करेंगे। अगर n की वैल्यू n-6 की वैल्यू 4 आती है तो 4 से ऑनवर्ड वैल्यूज जाएंगी, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, और 4 तक की वजह से ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बाद ओवरलैपिंग ही नहीं है। तो बेसिकली n-6 इज डिसाइडिंग है कि कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। अगर n-6 की वैल्यू 1 है तो 1 से 4 तक, अगर इसकी वैल्यू 2 आई है तो 2 से 4 तक, अगर इसकी वैल्यू एट द एंड 4 आ गई है तो आपने 4 से 4 तक ही जाना है, क्योंकि नेक्स्ट में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। और इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड n इज इक्वल टू 10, तो
अब फिर इस केस के अंदर आपके पास जो n की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी 11 से, 11 से आउटवर्ड जाएंगे आप, और 11 के लिए अगर आप 11 पुट करते हो तो 11 माइनस 6 इज 5, और 5 का मतलब है कि आप 4 वाली बाउंड्री से बाहर निकल गए हो, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब बताओ इस पूरे ग्राफ्स के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर कोई प्रॉब्लम या लिमिट्स के अंदर कोई इशू? तो दूसरा सर, हम ये n की लिमिट कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 0 से 4 लेनी है, 4 से 6 लेनी है, ये कैसे लेनी है? हम इसकी लिमिट ऐसे डिसाइड करेंगे कि जहां पे आपको लगेगा कि आपका ग्राफ जो है वो बिहेवियर चेंज करने वाला है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले लोअर केस में देखते हैं n की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली हमारे जो है वो किसी यूज में नहीं आ रही, वो तो ओवरलैपिंग ही नहीं कर रही। अब हम देखेंगे कि हमारे x के एलिमेंट्स कितने हैं। x के एलिमेंट है 0 से 4 तक, तो अब आपने देखना है कि 0 से 4 तक का बिहेवियर क्या है। तो पहला n तो ये हो जाएगा ना कि टोटल x कवर करना है हमने, तो n की वैल्यू को हमने उस x के जो जितनी भी लिमिट्स हैं 0 से 4 तक उसके अंदर ले लिया, तो उसके अंदर हमें आइडिया हुआ कि एक्चुअली n डिसाइड कर रहा है कि कितनी ओवरलैपिंग करनी है। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि h के 2 एलिमेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, ऐसे ही है ना। हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 4 तक, और इसके एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 6 तक, अगर पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो पहले हमने देखा कि x पे ओवरलैपिंग करने के लिए 0 से 4 तक की लिमिट चाहिए, n की वैल्यू को ये फिक्स कर दिया। लेकिन आपके h के 2 एलिमेंट्स अभी बचे हुए हैं, तो आपने फिर नेक्स्ट में क्या किया, वो जो बचे हुए एलिमेंट्स थे ना 5 और 6 के ऊपर, उनकी लिमिट ले ली। ठीक है, तो यही स्टेप आपने तब तक करते जाना है जब तक आपकी ओवरलैपिंग स्टॉप नहीं हो जाती। आपने 4 का गैप दिया बिकॉज x का गैप 4 था, उसके बाद 2 एलिमेंट्स बचे हुए थे, आपने उनका गैप दे दिया, उसके बाद आपने फिर से 4 का गैप दिया 6 से 10 तक, और फिर देखा कि अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, और 10 से ऑनवर्ड फिर हमने चेक किया तो 10 से ऑनवर्ड हमारे लिए ओवरलैपिंग ही नहीं थी। क्लियर हुआ पॉइंट ये? तो हम लिमिट्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं, x की वैल्यूज जो है वो 0 से 4 तक है। जी जी सर, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले देखेंगे कि x की क्या लिमिट आ रही है, उसके बाद जितने बचेंगे उनको लेंगे, फिर दोबारा x को जितने बचेंगे उनको लेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इस लिमिट को तब तक जो है वो इसी फैशन के साथ कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपकी ओवरलैपिंग 0 से ओवरलैपिंग होने तक और देन ओवरलैपिंग होने से लेकर वापस 0 तक नहीं आती। सर, हमने एंड तब करना है जब वो x की लिमिट से बाहर चला जाए, जब वो यानी कि यहाँ एग्जिट तक कर जाएगा, लिमिट, एग्जैक्टली x जब की वो लिमिट आपकी 4 थी और वो 5 तक चला गया। एग्जैक्टली थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो बातें हम कर चुके हैं इनसे कुछ जो है हमारे पास अब रिलेशन बन गए हैं। ये हम जो कह रहे हैं कि यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, अब इसको हम करते हैं रेस। पहले वाले केस में हमने कहा था कि फॉर n इज लेस देन 0 देयर इज नो ओवरलैपिंग, दैट मींस इस जगह पे y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ऑब्वियस रीजन की वजह से, बिकॉज ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही तो प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट 0 है तो ओवरऑल y भी 0 है। ओके, 0 से 4 तक हमने कहा था कि जो लिमिट्स हैं ना वो n के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो आपकी जो समेशन की लिमिट्स हैं वो k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके किसी भी n तक जाएंगी जो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, जो शिफ्टिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। और आपका जो सिग्नल था वो अल्फा रेज टू पावर n था, और जब हमने उसको h ऑफ n माइनस के की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो बन गया अल्फा रेज टू पावर n माइनस के। ठीक है, तो दिस सिग्नल इज बेसिकली अल्फा रेज टू पावर n माइनस के। जब अल्फा रेज टू पावर n माइनस के इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये सारे 1s हैं, तो आंसर में जस्ट अल्फा रेज टू पावर n माइनस के आएगा। इस पॉइंट समझ आ रही है ना कि हमारे पास जो h सिग्नल था वो अल्फा रेज टू पावर n माइनस के है, अगर हम उसको n माइनस के की फॉर्म में लिखते हैं तो, और जो x सिग्नल था वो सारे के सारे 1s हैं 0 से लेकर 4 तक, तो 1 मल्टीप्लाई बाई एनी अल्फा जो भी आप उसकी वैल्यू है, तो एग्जैक्टली आपका वही अल्फा रेज टू पावर n माइनस के वापस आ रहा है। लिमिट्स जो हैं वो 0 से लेकर n तक डिसाइन है। उसके बाद नेक्स्ट डी फिगर के अंदर हमने कहा था कि लिमिट्स जो हैं
वो हमेशा 0 से 4 होगी, चाहे आप 5 की वैल्यू लो चाहे आप 6 की वैल्यू लो। तो ठीक है, अब इस केस के अंदर आपकी लिमिट जो है वो 0 से 4 होगी, बिकॉज हर n की वैल्यू के लिए 4 ओवरलैपिंग होनी ही होनी है 0 से 4 तक। और अगेन मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर इज अल्फा n माइनस के। सिग्नल तो हमारा वही है। इस केस में हमने कहा था कि लोअर जो है वो लिमिट डिसाइड करती है कि कितनी ओवरलैपिंग होनी है। तो आपका जो के है वो n माइनस 6 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। तो ये है आपका के, n माइनस 6 से स्टार्ट होकर 4 तक गया और आंसर आपका वही है अल्फा रेज टू पावर n माइनस के, एंड अगेन देयर इज नो ओवरलैप। तो ये पीस वाइज फंक्शन डिफाइन हुआ है फॉर डिफरेंट लिमिट्स। अगर आप चेक करो हर लिमिट के अंदर जो फंक्शन है वो सेम ही डिफाइन हुआ है, जस्ट के की लिमिट्स चेंज हुई हैं कि कितनी ओवरलैपिंग होनी है। तो हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है बस, बिकॉज कोई भी सिग्नल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही सिग्नल ही आएगा, लेकिन किस लिमिट तक आ रहा है। हमने चेक किया 0 से 4 तक वो n के ऊपर डिपेंड करता था, उसको हमने n का नाम दे दिया। फिर हमने चेक किया 4 से 6 तक वो डायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो चारों के चारों जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं। हमने उसको k इज इक्वल टू 0 से 4 तक का नाम दे दिया, क्योंकि सब ने ओवरलैप करना है। फिर 6 से 10 तक की लिमिट ली, हमने चेक किया कि लोअर जो है ना n माइनस 6 वो डिसाइड करवाता है कि कितने एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग है। तो उससे हमने स्टार्ट करके 4 तक ले लिया। और देन अगर हम 10 से ऑनवर्ड चलेंगे तो आपकी ओवरलैपिंग कुछ नहीं होगी। जी तो क्वेश्चन किसी का? और अब जो हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे कि ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सपेंशन और उसके जो फार्मूलाज हैं अब वो यहाँ यूज होने हैं। जस्ट टू समराइज थिंग्स, वहाँ हमने कहा था कि के की जो लिमिट्स हैं वो समीशन के ऊपर अप्लाई करके बाद अल्फा का एक जो है वो पावर आएगा, उस पावर को आप जो है वो किसी एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, उस पर वापस जाते हैं और दोबारा से देखते हैं। कुछ इस तरह के फार्मूलाज थे। अल्फा रेज टू पावर के होगा, लिमिट्स ये होंगी तो आंसर ये लिख सकते हो आप, और अगर ये वाली लिमिट्स होंगी तो आप आंसर ये सकते हो, एंड देन सो ऑन। अब इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आपकी बुक के ऊपर वो इन इक्वेशंस को एक और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और वो फॉर्म है ये वाली, वही वाले फार्मूलाज को एग्जैक्टली यूज करते हुए। n माइनस में है नो ओवरलैपिंग, n 10 से ऑनवर्ड है नो ओवरलैपिंग। 0 से 4 तक का जो आंसर था उसको फार्मूला में पुट किया, जो भी रिजल्ट आया उसमें यहाँ पे पुट कर दिया। 4 से 6 तक यूज़ किया और देन 6 से 10 तक यूज़ किया, और देन इनको जब मैटलैब के ऊपर प्लॉट किया गया तो आपका जो y का ग्राफ बनेगा वो ये होगा। तो ऑब्वियसली प्लॉटिंग जो है वो फिर आप मैटलैब पे करोगे, क्योंकि ये जो है वो आप नोटबुक्स के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन ये वाले फार्मूलाज जो हैं वो आपको इन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए कि ये लिमिट्स जो है आपने पुट की हैं, और देन जो रिजल्टेंट है उसमें के की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो दिस इज़ द मेन फैक्टर। के जो है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप के की लिमिट्स गलत पुट करोगे ओवरऑल आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1 ने मल्टीप्लाई होना है अल्फा रेज टू पावर n माइनस के साथ, लेकिन वो किस लिमिट के अंदर होना है, दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, और वही डिसाइड करवाता है यहाँ पे आंसर क्या आना है। तो ये चीज़ आपने जो है वो क्लोजली देखनी है कि कितनी ओवरलैपिंग हो रही है और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और देन कितनी ओवरलैपिंग हो रही है तो k की लिमिट क्या होनी चाहिए, और k की लिमिट हमेशा वो होगी जितनी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक हो गया? अब ये है एग्जांपल 2.4 जो हम कर रहे थे। एज अ प्रैक्टिस आपने 2.5 अब करनी है, सेम पैटर्न, सेम टेक्निक, सेम फार्मूला, और आपने उसको जो है वो खुद से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एग्जैक्टली इसी का ही हम फिर कंटिन्यू करते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर, जिस तरह हम पहले डिस्क्रीट पढ़ते हैं इसका कंटिन्यूस करते हैं। सर यस सर आज का लेक्चर लास्ट एग्जांपल तक ना रखें सर, उसको थोड़ा करना पड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये चीज़ें जो है ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर मतलब ये चीज़ें हम जस्ट एक बार गो थ्रू करेंगे, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे आज।
जस्ट हम जो है वो इसका फार्मूला जो है वो प्रीवियस फार्मूला से डिफाइन करवा लेंगे, जो कि एग्जैक्टली सेम ही होगा, जस्ट आपकी जो है वो समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगी। वो काम हम पहले कर चुके हैं। ओके सर। तो हमने ऑब्वियसली दो चीज़ों को पैरेलल में लेके हम चल रहे हैं, एक डिस्क्रीट फॉर्म है और एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, और हम दोनों सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर हमने जो है वो किसी भी सिस्टम को उसके समीशन के फॉर्म में पढ़ लिया कि उसके इम्पल्स का शिफ्टेड वर्जन लेते जाओ और देन उसको x से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका सिग्नल जो है वो वापस आपको x या x ऑफ n की फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम प्योरली वो सैंपल्स पिक नहीं कर सकते। हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, तो उस कॉन्टिन्यूस सिग्नल को हम एक रेक्टेंगुलर विंडो से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से। अब ये है आपकी इम्पल्स, और इसको हमने नाम दिया था इम्पल्स ऑफ डेल्टा का। हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हर स्टेप के बाद ये सिग्नल मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और अब इनकी बेस के साथ आपका जो सिग्नल बनेगा ऑब्वियसली वो रेप्लिका नहीं होगा एग्जैक्टली आपके एक्स का, उसमें कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, ये जो आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं। अब इन स्टेप्स की वजह से हम एग्जैक्टली उस सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके क्लोजली हम जा रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहे हैं? हम जो है वो इस विंडो को अगर यूज करते हैं अपने सिग्नल को अप्रॉक्सीमेट करने में या उसको समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हम सिग्नल की कुछ इंफॉर्मेशन को लॉस भी करते हैं, क्योंकि आपका जब रेक्टेंगुलर विंडो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं करेगी, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आप वेस्ट करोगे, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका जो है हम इम्पल्सिस को यूज करके इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चेक करो तो ये एग्जैक्टली आपके एक्स सिग्नल को ओवरलैप नहीं कर रहा, एग्जैक्टली एक्स सिग्नल डिफाइन नहीं हो रहा, ये सिग्नल कुछ इस तरह का डिफाइन हो जाएगा इन टाइम, लेकिन ये शेप जो है वो उसी की फॉलो करेगा। तो इसको फिर हम थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स हैट के साथ। ठीक है, लिमिट्स वही है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो हमने डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर कुछ इस तरह पढ़ा था, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू समीशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक योर सिग्नल एक्स ऑफ के एंड देन इम्पल्स ऑफ एन माइनस के। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली यही फार्मूला हम इधर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इम्पल्सिस को यूज कर रहे हैं डेल्टा फॉर्म के अंदर, बिकॉज हम एक रेक्टेंगुलर विंडो में इम्पल्स डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद जब हम उसको डेल्टा फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो जो सिग्नल आपके पास आएगा वो एक्स का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, लेकिन वो एक्स से क्लोज होगा, तो उसको हमने एक्स से डिफरेंशिएट करने के लिए कह दिया कि वो एक्स का हेड है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा कि इसको हम जो है वो थ्योरी के साथ कंबाइन करने के लिए हम कहेंगे कि जो भी सिग्नल रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर इम्पल्स बनी है, ये वाली, इसको मैं कहता इम्पल्स ऑफ डेल्टा इंटू टी। इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है अगर वो हम क्लोज टू जीरो कर दें और लिमिट पुट कर दें डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो की, तो इसको हम फिर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नॉर्मल इम्पल्स फंक्शन के अंदर जो जस्ट जीरो के ऊपर डिफाइन होती है, और ये होती है हमारी इम्पल्स ऑफ टी। अगर हम ये वाली लिमिट पुट कर दें तो फिर इसका मतलब हम कॉन्टिन्यूस टाइम पे चले गए हैं। हमारे सिग्नल्स में अब ये वाली जो अप्रोक्सीमेशंस हो रही थी कि वो हेड के इक्वल आ रहा था, वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहा था, वो एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगा प्रोवाइडेड आपने जो अब डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है वो क्लोज टू जीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपने कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करना, जिस तरह यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे डेल्टा का, तो ये सिग्नल जो है वो क्लोज होते जाएंगे, जीरो से लेकर डेल्टा तक का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेल्टा आएगा, एक और पॉइंट मिल जाएगा, और वो सारे पॉइंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर एक साथ जुड़े होंगे। जब इस तरह का केस हो जाएगा तो फिर हम जो है वो अपने इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म की इक्वेशन है।
ये डिफरेंस है बस आपका डिस्क्रीट से लेकर कॉन्टिन्यूस तक के अंदर। डिस्क्रीट में यू आर यूजिंग समेशन एंड इन कॉन्टिन्यूस यू विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन। और अगर हम ये काम x ऑफ t के साथ कर सकते हैं तो यही वाला काम हम अपने y ऑफ t के साथ भी कर सकते हैं। y ऑफ t का हमने फार्मूला जो पढ़ा था वो था y ऑफ n, जो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर था। अब ये ग्राफ जो हैं सारे आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक k, और देन यू हैव x ऑफ k एंड देन यू हैव h ऑफ n माइनस k। ओके, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। y of n will be replaced by y of t. Summation sign will be replaced by integration sign. x of k will be replaced by x of tau. अब वो जहां पे k था ना उसको हम यहाँ पे tau ले रहे हैं। Then h of n minus k था तो यहाँ पे n को हम जो है वो t से रिप्लेस कर रहे हैं। h of t माइनस tau इंटू टी tau। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको कॉन्टिन्यूस कन्वोल्यूशन देगी, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक इक्वेशन ये भी है जिसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था। दिस स्टेरिक साइन मींस यू आर कन्वॉल्विंग x विद h। ये जो है वो नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। तो अब आपने दोनों फार्मूलाज के अंदर जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। एक फार्मूला में इफ यू आर यूजिंग डिस्क्रीट सिग्नल्स यू हैव टू यूज समेशन साइन, and if you are performing your convolution sum on continuous signals, then the formula will be using integration of x with h. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर बस। इसको यहाँ हम वाइंड अप करते हैं, और ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं इनको जो है हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट टाइम करेंगे ताकि आप लोगों का जो है ना वो फिर डिसकंटिन्यूटी ना बने। कॉन्टिन्यूस टाइम तक के इक्वेशंस जो हैं वो आपने अब जो है वो देखनी है, और कॉन्टिन्यूस टाइम की इक्वेशन को यूज़ करते हुए हाउ कैन वी कन्वॉल्व द सिग्नल्स। आप चेक करो कि वो सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं लेकिन वो कॉन्टिन्यूस के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, वही हम ऐसे लिमिट पुट करते हैं, और लिमिट पुट करने के बाद हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि इंटीग्रेशन की अब लिमिट्स क्या होंगी। वहाँ हम डिसाइड करते थे कि समेशन की लिमिट्स क्या होंगी। तो यहाँ पे हम वही वाला काम करेंगे, लेकिन डिसीजन ये हो रहा है कि व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट क्या है एंड अपर लिमिट क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछो। मीनवाइल हमें जो थोड़ा सा टाइम मिल गया है, अगर आप सब ने जो है वो मैटलैब इंस्टॉल किया हुआ है तो लेट्स जस्ट ओपन अ मैटलैब विंडो, और मैं आप लोगों के साथ एक फ़ाइल भी शेयर कर देता हूँ, और उस फाइल के साथ फिर आपने जो है वो कुछ कमांड्स को कॉपी पेस्ट करके देखना है कि वो कमांड्स जो है वो क्या करती हैं। अब मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि मैटलैब में आपका जो है वो इंटरेक्शन कहाँ तक है, कितना का आपको मैटलैब का पता है, किस कोर्स के अंदर आपने मैटलैब यूज़ किया था। सर हमने सेमीकंडक्टर में यूज़ किया था, और हमें सर सिर्फ सिमुलिंक आता है उसके ऊपर, और कुछ भी नहीं आता सेमीकंडक्टर सर्किट्स के वगैरह कोर्स बनाते। में। अच्छा, जो लास्ट लैब आपने की है जी सेमेस्टर सर। के अंदर। ओके, अच्छा मैं इसका थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। और ये जो है वो सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप मेरे ख्याल से पूरी इंजीनियरिंग के अंदर ही इसको यूज़ करने वाले हो। ओके, मैटलैब की विंडो आपको शो हुई है। यस सर। अच्छा, दिस इज अ बेसिक इंटरफेस ऑफ मैटलैब। ठीक है, इसके अंदर जिस तरह आप नॉर्मल कोडिंग करते हो ना किसी सी लैंग्वेज के अंदर या किसी जावा लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर भी आप कोडिंग ही करते हो। तो आपने कोड लिखना है, कोड के साथ आपको कुछ जो है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर उसके ग्राफ्स मिल सकते हैं। उसका जो है फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड 4 -5 -6 -7 क्या होता है, जस्ट प्रेस एंटर, इट विल गिव यू द आंसर।
ठीक है। तो ये इट्स अ कैलकुलेटर, लेकिन एक एडवांस लेवल का कैलकुलेटर। इसमें आप ग्राफ्स भी कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हो, आप डिफरेंशिएशन भी सॉल्व कर सकते हो, आप डेरिवेटिव ले सकते हो एंड मैनी मोर। तो इसको जो है, अब ये जो विंडो आपको कमांड विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे हम अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक साइन सिग्नल प्लॉट करना है, तो साइन सिग्नल के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स चाहिए। y इज इक्वल्स टू साइन इंटू 2 स्टेरिक पाई स्टेरिक टी। साइन 2 पाई टी हम प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली हमें t की वैल्यूज चाहिए, तो t की वैल्यू जो है वो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो t होगा जी हमारे पास, t इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 0 से लेकर, अब ये जो साइन है कॉलन का, इसका मतलब है कि हम पहले लोअर लिमिट देंगे और देन कॉलन के बाद अपर लिमिट देंगे। t कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इट्स लाइक लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट। तो हम कहेंगे t जो है वो 0 से 10 तक है, और दिस साइन सेमीकोलन मींस आप जो है वो इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट कर रहे हो। 0 है जी आपकी लोअर लिमिट t के लिए, इसका मतलब साइन पहले 0 पे चेक होगा, फिर उससे अगले वाले पे चेक होगा, फिर अगले वाले पे चेक होगा, देन टोटल का आंसर मिल जाएगा। और कहाँ तक चेक होता जा रहा है, 10 तक। और अगर आप चाहते हो कि आपने मिडिल वाले भी सारे पॉइंट्स लेने हैं, बिकॉज हमने 0 1 2 3 नहीं करना, हमने 0 से लेकर 0.1 भी लेना है, फिर 0.2 भी लेना है, तो फिर यहाँ पे आप एक और कॉलम यूज करते हो और वहाँ पे आप देते हो स्टेप साइज। फॉर एग्जाम्पल 0 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू बने ना, वो 0.01 से बनेगा। इसका मतलब पहले 0 आएगा, फिर 0.01 आएगा, फिर 0.02 आएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक 10 नहीं आता। तो t इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट कॉलन स्टेप साइज एंड कॉलन अपर लिमिट, और देन हम अपना सिग्नल पुट करते हैं y इज इक्वल टू साइन 2 पाई टी। कैलकुलेशंस हो गई होंगी। अब प्लॉट करने के लिए यू विल यूज प्लॉट कमांड। सर ये पाई एक्स डिफाइंड है, आपने एक्सिस, खाली पी लिखा हुआ जी है। जी, इसके अंदर पाई जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, कुछ जो है वेरिएबल्स इसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है। तो आपने जस्ट पी लिखना है, 3.14 समथिंग लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट प्लॉट की इंस्ट्रक्शन लिखो, पहले अपना एक्स एक्सिस लिखो, एक्स एक्सिस पे हमने टी रखना है, और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो अपना वाई सिग्नल रखना है। अब नाम कुछ भी दे सकते हो आप इसको, ABCD कह दो, जो मर्जी कह दो। अगर प्लॉट की इंस्ट्रक्शन के बाद आप एंटर करोगे तो इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस। इट विल बी अ साइन सिग्नल, और उस साइन सिग्नल के लिए आपको डिफरेंट एक शेप नजर आ रही होगी। तो अब एक काम ये करते हैं कि इस मैटलैब का जो है ना वो मैं एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करता हूँ। उन इंस्ट्रक्शंस को आपने उस फाइल से कॉपी करके मैटलैब के अंदर पेस्ट करके देखना है कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या रोल प्ले करनी है, कब जो है प्लॉटिंग होती है, कब जो है वो सिग्नल का रिजल्ट आता है। साइन सिग्नल जो है डायरेक्टली यूज हो सकता है, कोसाइन सिग्नल डायरेक्टली यूज हो सकता है, और दैन जो है वो ग्राफ में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हमें एक विंडो के अंदर डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करने हैं, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो वो सारा कुछ आपको जो है वो उस फाइल के अंदर मिल जाएगा। और अगर उससे फिर जो है आप एक बार उसको गो थ्रू करोगे, और देन जो आपके इश्यूज होंगे वो फिर जो है हम किसी लेक्चर के अंदर उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप स्टार्ट किया जाए इसको, तो आपके थोड़ी सी ना कोई नो हो कि ये होता क्या है और इन इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है। तो मुझे जो है वो आप के सीआर ने रिमाइंड करवाना है कि आपके साथ मैंने एक फ़ाइल शेयर करनी है मैटलैब से रिलेटेड। तो फिर मैं आपको वो फाइल जो है MS Teams के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ओके, लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग।